साल 1999 रशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां देश का भविष्य धुंध में खोया हुआ था। सोवियत यूनियन टूट चुका था, इकोनॉमी बिखर चुकी थी और रूस का कंट्रोल अब अपने ही इलाकों में डगमगाने लगा था। इन्हीं में से एक इलाका रशिया के साउथ में बसा चेचनिया था, जिसने पहली चेचन वॉर जीतकर खुद को रूस से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। रशिया ने उस युद्ध में लाखों सैनिक झोंक दिए थे, लेकिन चेचन गुरिल्ला फाइटर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को घुटनों पर ला दिया। कुछ वक्त तक चेचनिया ने अपने आप को आजाद देश की तरह चलाया, लेकिन फिर 1999 में सब कुछ बदल गया। रूस की सत्ता में एक नया नाम व्लादिमीर पुतिन उभर कर सामने आया, एक ऐसा फॉर्मर केजीबी ऑफिसर जो अचानक से प्रधानमंत्री बना और जिसने कुछ ही महीनों में देश का नैरेटिव बदल कर रख दिया। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि दुश्मन कहीं भी छिपे हो, चाहे वो टॉयलेट में ही क्यों ना हो, हम उन्हें वही घुस कर मारेंगे। यही वो लम्हा था जिसने कभी एक केजीबी एजेंट रहे व्यक्ति को रशिया का आयरन मैन बना दिया। चेचन वॉर सिर्फ एक सेपरेटिस्ट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से पुतिन की ताकत, रशिया की राजनीति और आने वाले 2 दशकों का इतिहास तय हुआ। आइए जानते हैं चेचनिया वॉर की पूरी कहानी। कैसे चेचनिया के फाइटर्स ने पहले युद्ध में रशिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और फिर कैसे सेकेंड चेचन वॉर में व्लादिमीर पुतिन ने इस ह्यूमिलिएटिंग हार को एक बड़ी जीत में बदल दिया। The commander of the Caucasian forces has issued an ultimatum for Russia to withdraw from Chechnya by midnight tomorrow or face military attacks. Russia launched a 3-pronged attack on the Chechnyan capital Grozny today, bombarding it from the air and from the ground. The Chechen fighters remained astonishingly calm. Even while the bombardment continued, fresh troops arrived in the city center, prepared to face a Russian ground attack if it came. The massive artillery bombardment of the building going on right now. But every time the Russians go on the offensive, the Chechens hit back. 6 weeks after launching their New Year offensive, the Russians are finally claiming victory in Grozny. But their artillery has reduced the city to a desolate ruin. चेचनिया कॉकेसस माउंटेन्स की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है, जहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। सदियों से अलग अलग एम्पायर, जिनमें रशिया भी शामिल था, इस इलाके पर पकड़ जमाने की कोशिश करते रहे। चेचनिया इसी खींचतान का हिस्सा बना। 19वीं सेंचुरी से सारिस रशिया ने कॉकेसस एरिया में अपने एक्सपेंशन की शुरुआत की। उसी दौरान चेचनिया और दागिस्तान में एक मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर इमाम शामिल का काफी बोलबाला था, और वो कॉकेसस क्षेत्र में एक इस्लामिक इमामेट स्थापित करना चाहते थे। शामिल ने लगभग 25 साल तक रशियन एम्पायर को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन आखिर में उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 1858 में दशकों तक चले वायलेंट रेजिस्टेंस के बाद रशिया ने चेचनिया को जीत लिया। चेचनिया दशकों तक सारिस रिजीम के अंडर रहा और उस दौरान उनकी कंडीशन खराब रही, लेकिन बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सिचुएशन बदल गई। साल 1922 में सोवियत रूल ने चेचनिया को ऑटोनोमस रीजन का दर्जा दिया। यह कदम सोवियत संघ की फेडरल नीति का हिस्सा था, जिसमें तरह तरह के एथनिक ग्रुप्स को नॉमिनल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन असली फैसले फिर भी मॉस्को से ही लिए जाते थे। फिर जोसेफ स्टालिन का दौर आया, जब चेचन लोगों की किस्मत एक बार फिर से बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जोसेफ स्टालिन ने पूरे चेचन समुदाय पर यह आरोप लगाते हुए साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया में डिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने जर्मनी की मदद की थी। रास्ते की ठंड, भूख और बीमारियों से हजारों लोग मारे गए। ये घटना चेचन इतिहास का सबसे काला दौर मानी जाती है। स्टालिन की मौत के बाद साल 1957 में निकिता क्रुशेव ने चेचन्स को वापस अपने घर लौटने की इजाजत दी और चेचन इंगुश ऑटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फिर से स्टैब्लिश की। लेकिन तब तक काफी चेचन लोगों का सोवियत से भरोसा उठ चुका था। स्टालिन द्वारा दिया गया ट्रॉमा और मिसट्रस्ट आने वाली कई पीढ़ियों तक जिंदा रहा और रह रहकर वो सोवियत से सेपरेट होने के लिए सर उठाते रहे। साल 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो उससे टूटकर यूक्रेन, जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे 14 अलग देश बने। चेचनिया ने भी इस मौके को अपनी फ्रीडम के रूप में देखा। फॉर्मर सोवियत जनरल जोकार दुदायेव ने नवंबर 1991 में चेचनिया के इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी और खुद चेचनिया के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन चेचनिया का मामला थोड़ा अलग था। वो सोवियत संघ का अलग देश नहीं, बल्कि रशिया के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन था। इसलिए जब चेचनिया ने खुद को आजाद घोषित किया, तो रूस ने इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखा। अगर चेचनिया अलग होता, तो ततारिस्तान और दागिस्तान जैसे रशिया के और भी ऑटोनोमस रीजन भी यही मांग करने लगते। इससे रशिया का एक बार फिर से बिखरना तय था। उस समय रूस खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोलैप्स
से जूझ रहा था। प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने पहले मिलिट्री एक्शन से बचने की कोशिश की। रशिया ने चेचनिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी और वहां ज़ोखार दुदायेव के ओपोनेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया ताकि उनकी पकड़ कमजोर की जा सके। इससे आजादी के केवल 2-3 साल बाद ही चेचनिया में मिलिशियाज, ट्राइबल लीडर्स और पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच आपस में ही लड़ाई होने लगी। प्रो मॉस्को और प्रो दुदायेव गुटों में क्लैशेस आम हो गए। 1994 तक हालात हाथ से निकल चुके थे। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि दिसंबर 1994 में रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने चेचनिया पर अटैक करने का आदेश दे दिया। रशिया ने सोचा था कि यह मिलिट्री ऑपरेशन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। उनका अनुमान था कि चेचन लड़ाके पुअरली ट्रेंड है और रूसी टैंकों और फेडरल आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जल्दी ही उनकी यह सोच गलत साबित होने वाली थी। सालों से संघर्ष के आदि चेचन लड़ाके अपने इलाके के हर पहाड़, गली और सुरंग को बखूबी जानते थे और गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। इसलिए जब रूसी टैंक और सैनिकों के काफिले चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी में दाखिल हुए तो चेचन स्नाइपर्स ने उन्हें चारों ओर से घेरकर ग्रेनेड्स और गोलियों से जोरदार हमला बोल दिया। हर गली, हर इमारत से स्नाइपर फायर हो रहा था। चेचन फाइटर्स ने छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर रशियन फोर्सेस को शहर के अंदर फंसा लिया था, जिससे कुछ ही दिनों में रूस की एक बड़ी टैंक ब्रिगेड्स तबाह हो गई और हजारों रूसी सैनिक मारे गए। हालांकि बदले में रूसी सैनिकों ने भी अपने घातक टैंकों से इस शहर को मौत का जाल बना दिया। ग्रोजनी में कई महीनों तक भीषण लड़ाई चली और 6 मार्च 1995 को आखिरकार रूसी सेना ने ग्रोजनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन चेचन रेजिस्टेंस तब भी खत्म नहीं हुआ। चेचन कमांडर्स शामिल बासायेव, असलन मस्खादोव और रसलन गेलायेव ने पहाड़ी इलाकों से लड़ाई जारी रखी। चेचन्स ने बूबी ट्रैप्स, आईईडीज और एम्बुशेस का सहारा लेना शुरू कर दिया और रेफ्यूजीज के भेष में रशियन कंट्रोल्ड जोन्स में घुसपैठ करने लगे। वो रात में रशियन कैंप्स पर हमला करते और दिन में गायब हो जाते। जून 1995 में चेचन कमांडर्स शामिल बासायेव ने रूस के बुडियोनोवस टाउन में एक बड़ा हमला बोला और 1500 रूसी लोगों को हॉस्टेज बना लिया। मजबूर होकर रशियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर चर्नोमिर्डिन को टेम्पररी सीजफायर की घोषणा करनी पड़ी। इस घटना ने पूरे रूस को छोड़ दिया और चेचन्स को रिग्रुप होने का समय मिल गया। सबको लगने लगा था कि अब यह युद्ध यही खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 अक्टूबर 1995 को ग्रोजनी में चेचन लड़ाकों ने रशिया के टॉप कमांडर जनरल एनाटोली रामानोव पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पीस की सारी उम्मीद टूट गई। रशिया में इलेक्शन का समय भी काफी नजदीक आ चुका था, इसलिए रशियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म करना चाहती थी। ऐसे में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने अपनी सेना को इस युद्ध को तेज करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 21 अप्रैल 1996 को रशियन आर्मी ने चेचनिया के प्रेसिडेंट ज़ोखार दुदायेव को एक मिसाइल स्ट्राइक करके मार गिराया। इसके बावजूद चेचन ने अपने हथियार नहीं डाले और युद्ध को जारी रखा। अगस्त 1996 में चेचन लड़ाकों ने फिर से कैपिटल ग्रोजनी में घुसपैठ की और शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस बार रशियन सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। जो जंग कुछ दिनों की लग रही थी वो कई महीनों तक खिंच चुकी थी और उसका रिजल्ट अब रशिया के अगेंस्ट में जाता दिख रहा था। धीरे धीरे ये जंग एक ऐसे दलदल में बदल गई थी जहां हर दिन मॉस्को की साख गिरती जा रही थी। रूसी मीडिया में लगातार कैजुअलिटीज की खबरें आ रही थी और लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था। येल्सिन सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने किस कीमत पर यह युद्ध छेड़ा था। अपने सैनिकों को लगातार जान गंवाते देख रशियन गवर्नमेंट को भी अब अपनी जीत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में रूस पीस अग्रीमेंट करने को राजी हो गया। 31 अगस्त 1996 को रूस और चेचन के बीच खासाव-यूर्ट अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके बाद फर्स्ट चेचन वॉर का एंड हो गया। रूस को चेचनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी और चेचनिया को कुछ हद तक खुद का शासन चलाने की परमिशन मिल गई, लेकिन अभी भी उसकी ऑफिशियल इंडिपेंडेंस को मान्यता नहीं दी गई। यानी युद्ध तो खत्म हो गया था पर मसला जस का तस बना रहा। फर्स्ट चेचन वॉर का अंत रशिया के लिए भारी ह्यूमिलिएशन लेकर आया था। कुछ साल पहले तक जिस रूस की फौज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी, उसे चेचन लड़ाकों के छोटे छोटे ग्रुप्स ने उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। चेचनिया भले ये जंग जीत गया, लेकिन उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके शहर खंडर बन चुके थे, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह ढह चुकी थी और आम लोग वॉर की ट्रेजेडी से बुरी तरह टूट चुके थे। वहां कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं थी और उन्हें कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला था। ऐसे में जल्दी ही चेचनिया कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था, जहां की सत्ता पर लालची रूलर विराजमान हो गए थे। ऐसे में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और ब्लैक मार्केट ट्रेड चेचनिया के मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गए। इस समय तक
चेचनिया में अरब मुजाहिदीन भी आने शुरू हो गए थे। उनका मकसद चेचनिया को एक फ्री नेशन बनाना नहीं बल्कि वहां इस्लामिक रूल की एस्टैब्लिशमेंट था। इन केओस के बीच सऊदी कमांडर इब्न अल खत्ताब और उनके साथ आए सैकड़ों अरब मुजाहिदीन फाइटर्स ने पहले से जारी लोकल इंसर्जेंसी को एक जिहादिस्ट मूवमेंट में बदल दिया। इतना ही नहीं, ये अरब मुजाहिदीन रशिया के हिस्से पर हमला कर उकसावे भरी कार्रवाई करते रहते थे। 16 नवंबर 1996 को अरब मुजाहिदीन ने दागिस्तान के कैस्पियस्क शहर के अपार्टमेंट्स पर बॉम्बिंग की, जिसमें 68 लोग मारे गए। इन सब के बीच साल 1997 में असलन मस्कादोव चेचनिया के प्रेसिडेंट चुने गए। उन्होंने चेचनिया को स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि उनकी मॉडरेट पॉलिसीज कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अरब मिलिटेंट्स एक तरफ जहां चेचनिया में जिहाद फैला रहे थे, तो दूसरी ओर रशिया पर लगातार प्रोवोकिंग अटैक्स कर रहे थे। मिड 1997 में अरब मुजाहिदीन ने रशिया के अरमावीर और प्यतिगोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट किए और दिसंबर 1997 में दागिस्तान में मौजूद रशियन आर्मी बेस पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन सब के बावजूद रशिया चुप था क्योंकि उसकी हालत भी कम खराब नहीं थी। प्रेसिडेंट येल्सिन के शासन में रशिया में चारों तरफ करप्शन फैला हुआ था। देश की इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर थी और सरकार का कंट्रोल अपनी ही कई टेरिटरीज पर ढीला पड़ता जा रहा था। सिचुएशन तब और खराब हो गई जब 5 मार्च 1999 को चेचनिया में रशियन इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जनरल गेनेडी शिवगुन को ग्रोजनी एयरपोर्ट से किडनैप कर लिया गया और उन्हें छोड़ने के बदले $15 मिलियन की रैंसम मांगी गई। रैंसम न मिलने पर चेचन लड़ाकों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के तुरंत बाद रशियन इंटीरियर मिनिस्टर सर्गेई स्टेपशिन ने रशियन गवर्नमेंट से ओपन मिलिट्री इंटरवेंशन की मांग की, लेकिन रशियन प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्रेमाकोव ने इसकी परमिशन नहीं दी। आगे चलकर उनका यही फैसला उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने वाला था। दरअसल उन दिनों रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन और प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्रेमाकोव के बीच कई मुद्दों को लेकर खटपट चल रही थी। जनरल गेनेडी शिवगुन की हत्या के बाद भी कोई कदम न उठाने से येल्सिन को प्रेमाकोव पर कार्रवाई करने का बहाना मिल गया और मई 1999 में उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्रेमाकोव को डिसमिस कर दिया। येल्सिन उस समय बेहद कमजोर स्थिति में थे, उनकी सेहत खराब थी और सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो स्ट्रांग भी दिखे और लॉयल भी हो। उनकी ये तलाश रशिया की प्रिंसिपल सिक्योरिटी एजेंसी FSB के डायरेक्टर व्लादिमीर पुतिन पर खत्म हुई और उन्होंने पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले व्लादिमीर पुतिन कई पदों पर रहकर रशिया की सेवा कर चुके थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के एजेंट के तौर पर की थी, जहां उन्होंने 15 साल तक काम किया और अपनी काबिलियत के दम पर वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। साल 1990 में वो KGB से रिटायर हो गए। इसके बाद उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का सलाहकार बना दिया गया। पुतिन ने बहुत कम समय में ही सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का भरोसा जीत लिया और उनकी मदद से साल 1994 में वो सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बन गए। ये व्लादिमीर पुतिन का रशियन पॉलिटिक्स में शुरुआती कदम था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 साल बाद पुतिन ने नेशनल पॉलिटिक्स की ओर रुख करने का फैसला किया और कुछ ही सालों में कई बड़े नेताओं के भरोसेमंद बन गए। उनमें से एक रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन भी थे जो पुतिन को काफी पसंद करते थे। व्लादिमीर पुतिन को इसका फायदा भी मिला और उनके पिछले काम को देखते हुए बोरिस येल्सिन ने उन्हें रशिया के प्रिंसिपल सिक्योरिटी एजेंसी FSB का डायरेक्टर बना दिया। इस तरह येल्सिन के करीब आने के बाद पुतिन धीरे धीरे रूसी सत्ता का केंद्र बन गए और इसी ने उन्हें रशिया का प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन का असली इम्तिहान शुरू हो गया। रूस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चरम पर थी और चेचनिया के रेडिकल ग्रुप्स लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहे थे। 7 अगस्त 1999 को चेचन गुरिल्ला लीडर शामिल बसायेव और अरब कमांडर इब्न अल खत्ताब ने अपने हजारों फाइटर्स के साथ दागिस्तान को कब्जाने के मकसद से उस पर एक बड़ा अटैक कर दिया। इब्न अल खत्ताब ने इसे होली वॉर डिक्लेयर करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य एक इस्लामिक कैलिफेट बनाने का है। यह हमला रूस के लिए सीधी चुनौती थी। व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी एयरफोर्स को एयर स्ट्राइक शुरू करने की परमिशन दे दी। कई रशियन ट्रूप्स भी दागिस्तान की ओर रवाना कर दिए गए
दागिस्तान में करीब 1 महीने तक घमासान लड़ाई जारी रही और रूसी सेना ने अरब और चेचन मिलिटेंट्स को दागिस्तान से बाहर खदेड़ दिया। हालांकि चेचन लड़ाके अब भी शांत रहने को तैयार नहीं थे। दागिस्तान कैंपेन के तुरंत बाद उन्होंने रूस में अपार्टमेंट बॉम्बिंग्स की सीरीज शुरू कर दी। सितंबर 1999 में रशिया के कई शहरों के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को बम लगाकर उड़ा दिया गया। मॉस्को में सबसे बड़ा धमाका हुआ। केवल एक ही दिन में मॉस्को के 108 अपार्टमेंट्स खंडर बन गए और सैकड़ों जिंदगियां मलबे के नीचे दबकर खामोश हो गई। इन हमलों को टेररिस्ट अटैक बताया गया और रूस ने इन सभी अपार्टमेंट बॉम्बिंग्स के लिए चेचन मिलिटेंट्स इब्न अल खताब और अबू ओमर अल सैफ को दोषी ठहराया। हालांकि ऐसे भी आरोप लगते हैं कि इन हमलों को खुद एफएसबी ने करवाया था ताकि व्लादिमीर पुतिन को चेचनिया पर मिलिट्री एक्शन का बहाना मिल सके और उनके लिए पब्लिक सपोर्ट बनाया जा सके। इन हमले के पीछे कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक बात साफ थी कि चेचनिया की लड़ाई अब बदल चुकी थी। जब से अरब मुजाहिदीन और फॉरेन इस्लामिक लीडर्स चेचनिया पहुंचे थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई को रिलीजियस जिहाद में बदल दिया था। वो अपनी रिलीजियस एम्बिशन पूरा करने के लिए रशिया पर आतंकी हमले करवाने पर उतारू हो चुके थे और आगे चलकर उनका ये उकसावे भरा कदम जल्द ही चेचनिया को बर्बादी की ओर ले जाने वाला था। व्लादिमीर पुतिन जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, वो चेचन लड़ाकों द्वारा पहले दागिस्तान पर हमला करने और फिर अपार्टमेंट बॉम्बिंग से काफी गुस्से में थे। उन्होंने देश की जनता से वादा किया कि आतंकवादी कहीं भी छिपे हो, चाहे वो टॉयलेट में ही क्यों ना हो, हम उन्हें वही घुसकर मारेंगे। उनकी ये सीधी और सख्त भाषा रशियन जनता को पसंद आई। लोगों को लगा कि आखिर कोई नेता आया है जिसकी बातों में दम है। रशियन पब्लिक उन्हें रक्षक के रूप में देखने लगी और वो जनता के बीच तेजी से पॉपुलर होने लगे। अपनी जनता के समर्थन से उत्साहित पुतिन ने चेचनिया पर हमले के लिए कमर कसना शुरू कर दिया। करीब 15 दिनों की तैयारी के बाद 1 अक्टूबर 1999 को व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया के खिलाफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन यानी सेकेंड चेचन वॉर की घोषणा कर दी। केवल 4 दिन के अंदर 90,000 से ज्यादा रशियन ट्रूप्स चेचनिया के अंदर तक घुस गए और तेजी से मूव करते हुए 5 अक्टूबर तक नदर्न चेचनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। धीरे धीरे रशियन टैंक्स और आर्टिलरी ने चेचनिया को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में 10 अक्टूबर को चेचनिया के प्रेसिडेंट असलन मस्कादोव ने घबराकर रशिया के पास पीस प्रपोजल भेजा, लेकिन इसे रशियन गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया। रूसी सेना ने चेचनिया के खिलाफ 3 फेजेस मिलिट्री एक्शन की नीति अपनाई। पहले सैटेलाइट और एयर सुपरविजन के जरिए विद्रोहियों के ठिकानों का सही अंदाजा लगाया गया। फिर सैटेलाइट इमेजेस के बेस पर स्पेशल फोर्सेस द्वारा अंदर घुसकर ग्राउंड इंटेलिजेंस जुटाई गई और फिर एक कोऑर्डिनेटेड एरियल बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर दिया गया। इस बीच रशियन आर्मी रेडियो से चेचनिया के सिविलियंस को चेतावनी भी दे रही थी कि अगर उन्होंने विद्रोहियों को अपने घरों से बाहर नहीं निकाला तो उनका गांव मिटा दिया जाएगा। इससे चेचनिया में पैनिक फैल गया और युद्ध के दौरान करीब 3.5 लाख लोगों ने चेचनिया छोड़ दिया। रशियन आर्मी ने पीछे के इलाकों में फिल्ट्रेशन कैंप्स भी बनाए थे, जहां सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को पकड़कर हिरासत में रखा जाता था। इस तरह अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और अपने घातक हथियारों के बल पर रशियन आर्मी ने अक्टूबर खत्म होते होते टेर्स्की हाइट्स और नदर्न ग्रोजनी को अपने कब्जे में ले लिया। चेचन लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर तो थे, लेकिन इतनी बड़ी रशियन आर्मी को जमीनी लड़ाई में टक्कर देना और उसे रोक पाना उनके वश के बाहर की बात थी। इसलिए रशियन आर्मी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। मिड नवंबर तक रशिया ने चेचनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर गुडमस भी अपने कब्जे में ले लिया। लेट नवंबर तक रशिया ने डिक्लेयर किया कि उसने ग्राउंड बैटल जीत ली है और अब माउंटेन कैंपेन शुरू होगा। अगले महीने तक रशियन ट्रूप्स ने अलखान युर्त, उरुस मार्तन और अर्गुन जैसे इलाकों में भयंकर लड़ाइयां लड़ी। इस दौरान रशियन आर्मी ने इन इलाकों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। इन लड़ाइयों में हजारों चेचन लड़ाके मारे गए और रूस के सैकड़ों सोल्जर्स की जान चली गई। एक तरफ रशिया चेचनिया के साथ युद्ध में शामिल था, तो दूसरी तरफ वहां राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। 31 दिसंबर 1999 को युद्ध के बीच ही रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी और पब्लिक सपोर्ट खत्म हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन को रशिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। मार्च 2000 में राष्ट्रपति चुनाव हुए। उस समय तक रशिया चेचनिया
के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले चुका था और रशिया एकदम जीत के मुहाने पर खड़ा था। यह सब पुतिन के सख्त अप्रोच का नतीजा था। इसलिए रशिया में पुतिन की इमेज देश रक्षक की हो चुकी थी, जिन्होंने देश की खोई साख को एक बार फिर स्टैब्लिश करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। पुतिन का साफ कहना था कि यह जंग सिर्फ रशिया के ऑनर और डिग्निटी के लिए नहीं है, बल्कि यह रशियन फेडरेशन के टूटने पर फुल स्टॉप लगाने की लड़ाई है। यानी साफ था कि पुतिन इस सेकेंड चेचन वॉर को सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा मैसेज बनाना चाहते थे जो पूरे रशिया को याद दिलाए कि देश को कमजोर करने की कोशिश करने वाले किसी भी रिपब्लिक को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में यह सेंटिमेंट पुतिन के पक्ष में साफ देखने को मिला। व्लादिमीर पुतिन ने भारी बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत हासिल की और इस तरह चेचनिया की जंग ने रूस को उसका नया नेता दे दिया। एक ऐसा नेता जो न सिर्फ चेचनिया बल्कि पूरे रशिया की किस्मत लिखने वाला था। 2 फरवरी 2000 को महीनों की घेराबंदी और कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट के बाद रशियन आर्मी ने आखिरकार पूरे ग्रोजनी पर कब्जा कर लिया। चेचनिया की राजधानी रहे इस शहर की सड़कों पर अब सिर्फ धुआं, मलबा और खामोशी बची थी। ग्रोजनी के पतन के बाद युद्ध चेचनिया के पहाड़ी इलाकों अर्गोन, वेदिनो और शतोए में फैल गया। वहां चेचन गुरिल्लाज ने रशियन आर्मी को कड़ी टक्कर दी। यहाँ कभी रशियन आर्मी सैकड़ों चेचन फाइटर्स को मार गिराती, तो कभी चेचन गुरिल्लाज रशियन आर्मी की टुकड़ियों को खत्म कर देते। रसलन गेलायेव के नेतृत्व में करीब 1000 चेचन फाइटर्स ने कोम्सोमोल्स्कोय गांव में रूसी सेना को करीब 2 हफ्तों तक रोके रखा। लेकिन रशिया के बड़ी सेना के सामने चेचन फाइटर्स हाथी के सामने चींटी के समान थे और नतीजा ये हुआ कि रशियन आर्मी के खतरनाक टैंकों की बौछार और हवाई हमलों से आखिरकार वो गांव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरह अप्रैल 2000 तक रूसी सेना ने चेचनिया के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस दौरान रूसी सरकार ने मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा रखी थी, क्योंकि फर्स्ट चेचन वॉर के दौरान फॉरेन जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग ने रूस की छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। इसलिए इस बार जर्नलिस्ट को बैटलफील्ड के आसपास भी फटकने नहीं दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ रशियन टीवी चैनलों ने रशिया के इस पूरे कैंपेन को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के रूप में दिखाया और पुतिन को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर के रूप में पेश किया। अप्रैल 2000 के अंत तक रशिया ने चेचनिया का लगभग पूरा इलाका जीत लिया था। अब रूस की फिर से इतनी मजबूत पकड़ हो चुकी थी कि वो अपना चुना हुआ नेता वहां बिठा सकता था। इसलिए जीत हासिल करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने मई 2000 में अखमद कादिरोव को चेचनिया का इंटरिम हेड बना दिया। अखमद कादिरोव की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और उनकी जर्नी चेचन कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाती है। वो मुस्लिम स्कॉलर थे जो पहले युद्ध में एक गुरिल्ला कमांडर के तौर पर रशिया के खिलाफ लड़े थे और रशिया के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हर चेचन को कम से कम 150 रशियंस को मारना चाहिए। लेकिन पहले युद्ध के बाद कादिरोव ने देखा कि चेचन मूवमेंट अब अपनी मूल राह से भटक चुका है। पहले वॉर के बाद चेचनिया में फॉरेन वहाबी इस्लामिस्ट फाइटर्स और विदेशी जिहादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को रिलीजियस जिहाद में बदल दिया था। कादिरोव आंदोलन के इस बदलते रुख से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि ये बाहरी ताकतें चेचनिया की असली पहचान और उसके पारंपरिक सूफी इस्लाम को मिटा रही है। उन्हें यह भी लगता था कि रशिया जैसे बड़े देश के खिलाफ आजादी की लड़ाई जीतना अब इम्पॉसिबल है। इन्हीं कारणों से अखमद कादिरोव ने अपने एलिजेंस बदल लिया और रशिया के साथ हाथ मिला लिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि कादिरोव जैसे इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस लीडर को अपने साथ जोड़ना चेचनिया को स्टेबलाइज करने की कुंजी है। इसलिए जब रशिया ने चेचनिया पर जीत हासिल की तो व्लादिमीर पुतिन ने अखमद कादिरोव को हेड ऑफ द चेचन रिपब्लिक अपॉइंट कर दिया। यही से मॉस्को कंट्रोल्ड चेचनिया का ढांचा बनने लगा। एक ऐसा सिस्टम तैयार हो गया जहां ताकत मॉस्को की थी लेकिन चेहरा चेचन का था। हालांकि सेकेंड चेचन वॉर की छोटी मोटी झड़पें 2009 तक चलती रही, लेकिन वॉर का मेन फेज अप्रैल 2000 तक ही पूरा हो चुका था। इस जंग की कीमत भयानक थी। इस युद्ध में केवल ग्रोजनी में ही 30,000 लोग मारे गए, जबकि पूरे चेचनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। रशियन आर्मी के डर से लगभग आधी आबादी ने चेचनिया छोड़ दिया और भागकर दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर हो गए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में चिंता जरूर जताई थी, लेकिन उनमें से किसी ने रूस पर ठोस रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। इसके पीछे कारण यह भी था कि उस समय वेस्टर्न देश पुतिन को एक सहयोगी नेता के रूप में देखना चाहते थे जो रूस को स्टेबल कर सकता था। इस बीच सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 के रूप में एक भयानक टेरर अटैक हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई। इससे पूरी दुनिया यूनाइट होकर आतंक के खिलाफ
कार्रवाई की बात कर रही थी। पुतिन ने इस मौके को भांप लिया। उन्होंने कहा कि रशिया भी लंबे समय से चेचनिया में उसी आतंक से लड़ रहा है। उन्होंने अपनी इस शानदार रणनीति से एक तीर से दो निशाने साधे और चेचन वॉर को ग्लोबल वॉर ऑन टेरर से जोड़कर चेचनिया वॉर को लेकर होने वाली वेस्टर्न क्रिटिसिज्म को हमेशा के लिए शांत कर दिया। रूस ने सेकेंड चेचन वॉर में अपनी जीत तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुतिन जानते थे कि यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक चेचन विद्रोह की रीढ़ पूरी तरह नहीं टूट जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके रेबेलियन के हर बड़े चेहरे को खत्म करना शुरू कर दिया। इब्न अल खताब, जिसने अरब दुनिया से मुजाहिदीन लाकर चेचनिया में जिहाद को हवा दी थी, उसे रूस ने साल 2002 में एक पॉइजन लेटर के जरिए मार गिराया। वही शामिल बासायेव, जिसने रूस के खिलाफ कई भयानक हमलों की साजिश रची थी, उसको एक बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों की मौतों ने चेचन आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी। इसके बाद मार्च 2003 में एक रेफरेंडम करवाकर चेचनिया को रशिया के साथ यूनिफाई कर दिया गया। चेचनिया को लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन असल कंट्रोल रशिया के पास रहा। इसके बाद पुतिन ने अपने भरोसेमंद सहयोगी अखमद कादिरोव को चेचनिया का राष्ट्रपति बना दिया। हालांकि ये गठजोड़ ज्यादा समय तक नहीं चला। अगले ही साल चेचन फाइटर्स ने एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी। ऐसे में पुतिन ने उनके बेटे रमजान कादिरोव को अपना समर्थन देकर खड़ा किया और साल 2007 में सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्हें चेचनिया का राष्ट्रपति बना दिया। इसके साथ ही कादिरोव पुतिन अलायंस ने जन्म लिया, जिसने मॉस्को को स्टेबिलिटी और चेचनिया को शांति दी। अगले कुछ सालों में रशिया ने युद्ध के बाद पूरी तरह से खंडर हो चुके ग्रोजनी और दूसरे चेचन इलाकों को रिकंस्ट्रक्ट किया। वो ग्रोजनी जो कभी युद्ध की राख में तबाह पड़ा था, वो आज एक चमकता हुआ शहर बन गया है। वहां की जनता को खुश करने के लिए कई मस्जिदें और ग्लास टावर्स बनाए गए हैं। रमजान कादिरोव ने चेचनिया में एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसमें उनकी पावर और पुतिन की इमेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ चेचनिया की नहीं है, बल्कि इसने पूरे रूस को बदल डाला। चेचन वॉर ने पुतिन को नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी के नाम पर मीडिया कंट्रोल, ऑपोजिशन सप्रेशन और सिविल राइट्स रेस्ट्रिक्शंस को सामान्य बना दिया। इसके पीछे पुतिन का तर्क था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर ही देश की यूनिटी और स्टेबिलिटी की गारंटी दे सकती है। रूसी सेना ने भी इन दोनों युद्धों से काफी कुछ सीखा और चेचनिया में इस्तेमाल हुए टैक्टिक्स आगे चलकर जॉर्जियन वॉर में भी इस्तेमाल की गई। सेकेंड चेचन वॉर केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि यह व्लादिमीर पुतिन के राइज का मंच भी था, जिसके जरिए उन्होंने रशियन लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाई और खुद को देश के रक्षक के रूप में पेश करके रशियन पॉलिटिक्स के एक लंबे खिलाड़ी बन गए। वो अब तक 5 बार रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और अब उन्होंने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था की है कि वो 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं। अगर आप व्लादिमीर पुतिन की पूरी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो हमारी इस पर पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।